हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एमई क्लासेस पर। मैं आपको आज क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, जो कि पहली इकाई पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ता है। स्थिर वैद्युतिकी में ये चैप्टर पढ़ता है। स्थिर वैद्युतिकी को आप समझें। पहले स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में समझें। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर आवेश, स्थिर का मतलब होता है दोस्तों विराम यानी रुके हुए। इसमें अब स्थिर के बारे में क्यों बात आई है, क्योंकि इसमें क्या होना है कि कुछ इस फिजिक्स में आवेशों को आपको गतिशील भी दिखाया जाएगा, यानी आपको मूविंग में भी आवेशों को दिखाया जाएगा, मूव में। तो यहाँ आप फिलहाल इस चैप्टर में आप मूव वाले आवेशों के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप इस यूनिट में केवल स्थिर आवेशों के बारे में ही पढ़ोगे। बिल्कुल ऐसे आवेश जो बिल्कुल स्थिर हैं, यानी कहीं भी आवेश मूव नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखें, इसमें क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। ये दो मैं इसको जो तुम्हारे आप पे जो पहली डेफिनेशन है इसको याद करने के लिए और एक अच्छी विधि बता रहा हूँ। ये दो वर्ड से मिलकर बना है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें दो वर्ड हैं, स्थिर और वैद्युतिकी, स्थिर और वैद्युतिकी। अब स्थिर का मतलब होता है, आप ध्यान से जानते हैं, स्थिर का मतलब आप सभी जानते होंगे भाई, क्लास 12th में पढ़ रहे हो आप। स्थिर का मतलब होता है विराम में, मतलब रुके हुए। वैद्युत का मतलब यहाँ आवेश से है। वैद्युत का मतलब आवेश का अध्ययन करने वाली शाखा। वैद्युत का मतलब आवेश का अध्ययन करने वाली शाखा वैद्युतिकी का। तो अब आप ध्यान से समझ गए होंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर वैद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली जो बात है वो है आवेश, वैद्युत आवेश। थोड़ा इसमें से यहाँ से हट गया है, इस साइड से आप देखोगे तो एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ से हट गई है, या इससे ऐसे यहाँ वैद्युत और लिखा था, इससे यहाँ से वो हट गया है। कोई बात नहीं, मुझे फ़ोटो लेने में थोड़ी कट गया है, सॉरी चाहता हूँ इसके लिए। अब है क्या मेरे दोस्तों, इसमें क्या है, आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। स्थिर वैद्युत की आप अच्छे से समझ ही चुके हैं। पदार्थों का वह मौलिक गुण, वैद्युत आवेश के बारे में है, पदार्थों का वह मौलिक गुण जिसके कारण पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण, ये बात जरूरी है, इसको ध्यान से समझे। अब मतलब होता क्या है कि जब कोई पदार्थ चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है, तो उसको क्या है कि किसी दूसरे चार्ज पदार्थ को अपनी ओर या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। ये क्वालिटी है वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश होने पर ऐसा वो जरूर करेगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वैद्युत आवेश उत्पन्न होने पर पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने बताई है तुम्हें कौन सी, कि ये जो चीज़ है कौन सी, ये आकर्षित या प्रतिकर्षित करने वाली चीज़ है, ये जरूर होगी अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पदार्थ कैसा है, चार्ज है तो। ठीक है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। पहला है इसमें धनावेश और दूसरा कौन सा है, ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है और ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। अब तुम सोच रहे होंगे क्या अधिकता क्या कमी, तो मैं आपको इसे बहुत ही विस्तार से यहाँ आगे बताऊंगा। देखो होता क्या है, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो और अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, आप अब सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर क्या है, परमाणु संरचना आप चैप्टर पढ़ोगे तो परमाणु संरचना में क्या होता है कि ये E बराबर P, ये आपको दिख रही है ना, ये E और ये P, दो चीज़ें हैं। E मतलब इलेक्ट्रॉन्स और P मतलब प्रोटॉन्स। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर ये जो दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, आप तो जानते हो भैया क्या होता है, बीच में होता है नाभिक यानी N, ये आपने पढ़ा है ना। इसके चारों ओर सराउंडिंग क्या होती हैं, इसके सराउंडिंग सेल्स होती हैं, कोश होती हैं। क्या होती हैं, कोश। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये अब बात और प्रोटॉन्स की बात की जाए पी की, तो पी इसके भीतर ही होते हैं। इसके भीतर नाभिक में यानी न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स शामिल हैं, दो चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपको दिख रही है ना,
ये चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके सराउंडिंग क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं, रोटेशन करती रहती हैं। अब इसमें होता, और ये एक चीज़ और बात, ये मैंने आपको ये बताया, ये ई और पी ये दो चीज़ें हैं, ये हमेशा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ई और पी हमेशा बिल्कुल बराबर होती हैं। यहाँ ई और पी कैसी होती हैं, बिल्कुल बराबर। अब बात क्या किसकी है यहाँ, अब ध्यान से इसे देखें। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ दिखाई भी है, ये आपको दिख रही है ना, ये ऑब्जेक्ट, ये गोला है। एक गोले में क्या है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस एकदम इक्वल नंबर में दिखाई दे रहे होंगे। पॉजिटिव साइंस भी मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 5 बना दिए, बट दोस्तों ये इस भ्रम में आपको नहीं रहना है कि ये 5 ही होते हैं या फिर 6 होते हैं। इनका नंबर बहुत बड़ा होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। और वस्तु की बात की जाए तो वस्तु में तो ये अनगिनत होते हैं, क्योंकि परमाणु, आप तुम सोचो कि भाई हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के बेटा वो एक परमाणु में होता है, हाइड्रोजन के वस्तु में नहीं। अगर वस्तु हाइड्रोजन की बात की जाए तो उसमें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए 5-5 ले लिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हैं, 5-5 बराबर हैं। अब मैंने एक सरल एक्सपेरिमेंट बनाया है यहाँ, तो देखो क्या एक्सपेरिमेंट है। मैंने क्या किया है, मैंने एक रेशम का ये शीट लिया है, ये रेशम वाला शीट है ये शीट, और ये क्या है, ये कांच का एक स्टिक है। अब क्या किया, मैंने इन दोनों को रगड़ा है। पहले देखो, रगड़ने से पहले क्या था कि रेशम का जो शीट है, जो चादर है, उस पर पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्या शो करते हैं, अभी बताया था, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिव साइंस क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि रेशम की जो शीट है इस पर ये पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस क्या बता रही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो कि रगड़ने से पहले, जहाँ मैंने ये रगड़ने वाली बात कही है, इससे पहले ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। सेम यही बात क्या है, ये कांच वाला जो स्टिक है इस पर भी ये बात लागू होती है। पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस दोनों बिल्कुल बराबर हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कैसे हैं, बराबर। अब हुआ क्या है, जब मैंने इसको रगड़ा है तो मैंने अभी तुमको बताया था कि जो बाहर वाली जो सेल्स होती हैं, ये बाहर वाली ये जो सेल्स होती हैं, ये इन पर इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं, इन पर जो नाभिक का फोर्स है, जो न्यूक्लियर का फोर्स है, वो बहुत वीक हो जाता है। जो आउटर सेल्स हैं उन पर ये फोर्स वीक हो जाता है। ये फोर्स पर, ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स वीक होने की वजह से जब इनको रगड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस सेल्स को छोड़कर, किसी अपनी ऑब्जेक्ट को छोड़कर दूसरी ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं, जिससे वस्तु रगड़ी गई है। ठीक ऐसा ही मेरे दोस्तों यहाँ हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ मैंने जब इन रगड़ कर इन दोनों चीज़ों को अलग किया है तो ये आपको ये छड़ दिखाई दे रही है। ध्यान से देखो, क्या इसमें आपको बदलाव दिख रहा है, देखो ध्यान से, इसमें पॉजिटिव साइंस का नंबर बढ़ चुका है। इसके बराबर में आप इसको देखोगे, रेशम की शीट को, तो इसमें नेगेटिव साइंस बढ़ चुके हैं। अब रिजल्ट क्या निकला है, कोई बता सकता है? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ, कोई बात नहीं। रेशम की शीट ने इस कांच वाली स्टिक से कुछ इलेक्ट्रॉनों को कंज्यूम कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, और इस पर नेगेटिव साइंस बढ़ गए हैं। जबकि अगर हम बात करी जाए काहे कि इस छड़ की बात की जाए, इस स्टिक की बात की जाए, तो इसने कोई पॉजिटिव साइंस ग्रहण नहीं किए, कोई कंज्यूम नहीं किए, केवल इस पर नेगेटिव साइंस कम होने के कारण ये पॉजिटिव साइंस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो देखो अब इसके बाद इस चीज़ पर चलेंगे, परिणाम पर। परिणाम क्या हुआ है, परिणाम मेरे दोस्तों ये हुआ है कि कांच तथा रेशम के मध्य एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी उत्पन्न हो गया है, यानी अट्रैक्ट करने का एक गुण उत्पन्न हो गया है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे हैं। करने क्यों लगे हैं मेरे भाई, क्योंकि इस पर क्या है, नेगेटिव साइंस ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और इस पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो अपनी संख्या को E बराबर P, अभी मैंने बताया है थोड़ी देर पहले, आप भूल जाते हो, फिर देख लो, E बराबर P। इस रूल को पूरा करने के लिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर क्या चीज़ ज़्यादा है, E ज़्यादा है, इस पर क्या चीज़ ज़्यादा है, P ज़्यादा है।
तो ये इससे जो ई ज़्यादा हैं वो इधर जाने की कोशिश करेंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इन दोनों को हम मिला देंगे तो ई बराबर पी हो जाएगा और ये पहले जैसे हो जाएंगे। तो ये अपनी पहली पोजीशन में, अपनी पहली जैसी पोजीशन में ये लौटने के लिए क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट करने का ये जो गुण है वो क्या है, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, वो क्या है, वैद्युत आवेश है। इसी गुण को तुम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब आप, मुझे आशा है आपको अच्छा समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश की है, और बाकी और भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड पर और अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे भाई इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है, हाँ यहाँ देखें आवेश के, हाँ ये मैंने प्रकार बताई दिए। तो मैं धनावेश और ऋणावेश होता है। हाँ अब इसमें एक बात आती है, देखो एक चीज़ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो ये भी आवेश है, तो ये भी है, चार्ज तो ये भी है, एक पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, कम है, और ये भी आवेशित है। तो एक ये दोनों ही आवेश, अब तुम ही आप एक चीज़ आप ही बताइए कि क्या इन दोनों आवेशों को मैं एक जैसा नाम दे सकता हूँ, नहीं, इस पर कुछ टाइप अलग है। इस पर कैसे टाइप का है, नेगेटिव साइंस ज़्यादा वाला है और इस पर पॉजिटिव साइंस ज़्यादा वाला। इसीलिए हम इन दोनों को इसे हम कहेंगे ऋणावेश। इसे क्या कहेंगे, ऋणावेश। मेरे भाई इसे क्या कहेंगे, ऋणावेश, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ऋण यानी नेगेटिव साइंस ज़्यादा हैं। और इसे क्या कहेंगे मेरे दोस्त, धनावेश। इसे क्या कहोगे आप, धनावेश, क्योंकि इस पर चार्ज तो ये है लेकिन जी पॉजिटिव साइंस इस पर ज़्यादा हैं। धन के जो चिन्ह हैं, पॉजिटिव जो साइंस हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए आप क्या कहोगे, इसको धनावेश कहोगे। क्या कहोगे, धनावेश। यही कारण है कि हम चार्ज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज़ नेगेटिव चार्ज। ये किसके कारण होता है, कमी के कारण, और ये अधिकता के कारण। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बता देना कोई कमी हो तो मैं और इसका अच्छे से प्रयास करूँगा और तुम्हें अच्छी कोई वीडियो बनाऊँ, व्हाइट बोर्ड पर बनाऊँ और अच्छे से समझाऊँ। और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर मेरी आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ और याद करोगे। इसमें देखो आपका भी मुझे सहयोग चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे केवल पढ़ाने से आप 95% लाओगे, आपको भी मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आवेश के गुणों पर आता हूँ बिना कुछ ज़्यादा बकवास किए, मैं क्योंकि टाइम बहुत हो चला है। अब बात है यहाँ आवेश के गुण की। तो मेरे भाई ध्यान से देखें, आवेश में कितने गुण होते हैं। आवेश को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। जिसे ध्यान दें, आवेश को किससे जोड़ता है, बीजगणितीय विधि से। आवेश को कैसे जोड़ा जाता है, बीजगणितीय विधि से। अब बीजगणितीय विधि का मतलब मैं समझाता हूँ क्या है, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे तो चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ बीजगणितीय विधि होती क्या है। अब मैं एक बात कहूँगा आपसे कि मैं -5 + 12 मैं कहूँ कि इन दोनों को जोड़ें तो आपको, आप ये तो करोगे नहीं कि इसको 17 कर सकते हो, 17 नहीं कर सकते मेरे भाई। ये कितना होगा, ये 7 होगा। अब तुम कह रहे हो कि हाँ, कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो तो समझ चुके होंगे कि ये पॉजिटिव है 12 और ये कैसा है, नेगेटिव है -5। अब दोनों को जब हमने इनको रिजल्ट निकाला इनका तो 7 आएगा। 12 में से 5 घटा करके ये 7 उत्तर आएगा, और क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लेकिन आप इसे क्या कह सकते हो, आप बीजगणितीय जोड़ भी इसे कह सकते हो, यानी बीजगणित की भाषा में इसको जोड़ा है। बीजगणितीय विधि में क्या आता है कि जो नेगेटिव वाला जो चीज़ है, जो नेगेटिव पोर्शन है उसको जोड़ने की कहा जाए, फिर वो घटाया ही जाता है। सेम इसमें हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं, -3, ये ले लेता हूँ -3 + 2 -7। अब ये क्या हुआ, तो देखो ध्यान से, नेगेटिव वाली चीज़ें कितनी है, 10 हैं, और पॉजिटिव वाली कितनी है, 2 हैं। तो ज़्यादा वाली जो होती है उसका साइन आता है, और इनका तो क्या करना है, डिफरेंस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 8 में 10 में से 2 गए तो 8, तो ये उसका जो आंसर है वो 8 आएगा। कितना आएगा, 8। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि किसी भी बीजगणितीय जोड़ कह दें तो ये बेशक ये चीज़ें घटाई गई है, लेकिन इससे आप यहाँ क्या कहोगे, बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक सम। ठीक है, समझ में आया होगा। अब ध्यान से, तो ये यही बात मैंने आपको बताई है कि आवेश को बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है।
एक एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दिया है, देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी लिख रहा है, किसी निकाय में 4 आवेश ये दिए हैं, उनका कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो कुल आवेश के लिए देखो यहाँ बिल्कुल से मेथड जो मैंने बताया यही किया गया है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं 20, 45 और 25 इन सभी को जोड़ा है, और जो 10 को क्या कर दिया, घटाया है। तो 40, 45 और 20 65 और 5 70 में से 10 गया तो 60। ये जो 60 है यही क्या आया है इसका रिजल्टेंट सम आया है, परिणामी योग। ठीक, तो मैंने बीजगणितीय विधि से जोड़ा है। अब मेरे भाई आगे चलें, दूसरा और गुण है। एक ही गुण पर अगर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आ चुका है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन की बढ़ी हुई अथवा घटी हुई संख्या के कारण होता है। तो बेटा ये तो मैं अभी पहले बता चुका हूँ आपको मेरे भाई कि घटी हुई या बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण ही चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर आता है। तो इसे मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ। देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो साइंस हैं यानी प्रोटॉन हैं वो कम हो गए थे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए थे। हालांकि प्रोटॉन कहीं गए नहीं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन कम है। तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए थे और इससे चले गए थे। तो ये दोनों ही चार्ज हैं, या तो घटी हुई संख्या मान सकते हो आप या बढ़ी हुई। तो जो आवेश है, जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों की घटी हुई या बढ़ी हुई संख्या के कारण होता है। या तो इलेक्ट्रॉन कैसे हों, या तो इलेक्ट्रॉन अधिक हों या इलेक्ट्रॉन कम है, दोनों ही पोजीशन पर हम कह सकते हैं कि वस्तु कैसी है, आवेशित है। अगर इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर कम है तो वो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, और अधिक है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर घटी हुई या बढ़ी हुई संख्या के कारण होता है। अब ये यहाँ चल रहे थे दूसरे वाले गुण पर। तो Q बराबर N ही, यहाँ N क्या है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Q क्या है, किसी वस्तु पर क्या लगा है, आवेश है। Q आवेश को Q से डिनोट किया जाता है। और एक बात और नोट करके लिख लेना, शायद यहाँ नोट्स में ना आए, ध्यान करके लिख लेना कि आवेश का जो मात्रक है, आवेश का क्या चीज़, मात्रक, वो क्या होता है मेरे भाई, इसे लिख लेना कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसे काय से डिनोट करते हैं, इसे C से डिनोट करते हैं। इसे C से हम मेरे भाई लिखते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। फिर से याद करने, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो दूसरा गुण मेरे भाई ये है कि Q बराबर N ही। Q क्या वस्तु का आवेश है, आवेश को Q से डिनोट किया जाता है, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ एक चीज़ अब आई है, स्मॉल e, ध्यान से देखें। स्मॉल e जो है ये स्मॉल e, ये क्या है, ये बेटा मूल आवेश है। मूल आवेश सबसे छोटा आवेश। मूल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो, जो जड़ हो। तो ये जड़ है इसकी, ये क्या है, रूट है, जड़ है। इससे छोटा आवेश क्या है, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। मान कितना होता है मेरे भाई, मान होता है इसका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसे आप रट लीजिए। अगर आप आगे भी कंपटीशन की कोई तैयारी करोगे तो उसमें ये चीज़ें जो नॉर्मल साइंस ही हैं, ये जनरल साइंस में आती है, चीज़ें पूछ ली भी जाती हैं। यहाँ आप न्यूमेरिकल में भी आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो एक ये हो गया Q बराबर N ही, इसे आप याद रखोगे। एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q = N ही। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला इसका जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश कैसा होता है मेरे भाई, क्वांटीकृत होता है। इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश E का पूर्ण गुणक होता है। अर्थात Q बराबर N ही में हमेशा N का मान 1, 2, 3 और 4 ... कहीं तक भी हो सकता है, मगर होगा क्या, एक पूर्ण संख्या। क्या चीज़, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या। अब बहुत से समझ रहे होंगे पूर्ण का मतलब क्या था। पूर्ण का मतलब होता है एक पूरा। पूरा का मतलब है 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या है। 0.1 है और 1/2 यानी हाफ है, ये पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो इसलिए यही तो बात कही है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर जब आवेश होगा वो इन चीज़ों में होगा। यानी कितना हो सकता है आवेश, आवेश हो सकता है 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों के, 3 इलेक्ट्रॉनों के। ये नहीं हो सकता 1.5e। ये कैसा, इम्पॉसिबल। ये कैसा, इम्पॉसिबल। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इम्पॉसिबल क्यों है, इसे और आप ध्यान से समझें। ये इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि किसी भी, अब इसका मतलब क्या हुआ, 1.e का मतलब है किसी वस्तु पर 1.5
इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या उस वस्तु पर 1.5 कूलम आवेश ज़्यादा 1.5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम हो सकते? नहीं, या तो 1 होगा या कितना होगा मेरे भाई, 2 होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर न तो जा सकता है और ना ही आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है और सोचने की बात है। बड़ी अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है। यानी 1.5e 2.5 ये नहीं हो सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी दूसरी वस्तु पर जाएगा या फिर 2 ही जाएगा, बीच में कोई भी आधा या ऐसा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि आवेश क्वांटिगत होता है। इसके अनुसार क्या बात है कि किसी वस्तु पर आवेश मूल आवेश का ई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज। तो ये बात मैंने बताई है, ध्यान से आपकी समझ में आई गई होगी। यानी एन के मान ये नहीं हो सकते ये वाले, और ये हो सकते हैं। इसके बाद चौथी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है आवेश कैसा होता है मेरे भाई? आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात कही गई है, देखो ध्यान से। आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश कैसा रहता है? आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देख लें। मैंने 2 वस्तुएं ली हैं, एक ये गोला है, एक ये कोई गोला है। किसी पदार्थ के 2 गोले हैं, अलग अलग पदार्थों के। जब मैंने इनको क्या कर दिए, रगड़े हैं, और रगड़ने के बाद में फिर क्या कर दिए, ये रगड़ने के बाद फिर अलग अलग कर दिए। तो इस पर एक पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ये कन्फर्म है बात, और एक पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। यानी इनमें से एक गोला कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, त्याग देगा, और इनमें से दूसरा गोला कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक पर मान लो चार्ज होगा -Ne। -Ne किस पर होगा? नेगेटिव वाला, जिसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है, कंज्यूम किया है। और दूसरे पर कितना होगा मेरे भाई? +Ne होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इसके पास प्लस वाले चिन्ह ज़्यादा हैं। मैंने पहले ही बताए थे बात ये, तो इस पर पॉजिटिव होगा। अब बात करी जाए पहले इन पर कैसा था। पहले इन पर कोई इलेक्ट्रॉन न ज़्यादा था और न कम था, तो पहले 0 0 थे। अब इन दोनों 0 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा? 0। और इन दोनों को जोड़ो, -Ne और +Ne, -Ne और +Ne, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 0। तो मतलब पहले भी 0 था, और रगड़ने के बाद जो हमने कार्य किया है, जो वर्क किया, उसके बाद भी क्या है, 0 है। तो हम कह सकते हैं न तो ये घटा है और ना बढ़ा है। तो वही तो बात कही गई है मेरे दोस्त, ध्यान से देखें। इसके अनुसार क्या है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। ना तो इस क्रिया में कोई आवेश उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है। यानी पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब नोट में कुछ और भी बातें हैं आवेश के बारे में, उनको और आप ध्यान से समझें कि समान प्रकृति वाले आवेशों को सजातीय और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों को विजातीय कहते हैं। जो नोट नंबर पहली है, ध्यान से इसे देखें। ये पहली नोट क्या है कि समान प्रकृति, यानी जिनके नेचर एक जैसे हो। समान प्रकृति यानी नेचर एक जैसे हो। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखें, मैं कहूँ कि -7 कूलम मेरे भाई और -8 कूलम। ध्यान से देखें, इन दोनों के नेचर एक जैसे हैं। ये भी नेगेटिव है और ये भी कैसा है, नेगेटिव है। तो हम क्या कहेंगे इसको, इन आवेशों को हम सजातीय कहेंगे, यानी एक जैसी जाति वाले। सजातीय मतलब एक जैसी जाति वाले। इसके बाद अगर दूसरी बात और की जाए तो फिर एक बात और कही कि विपरीत प्रकृति वाले। विपरीत का मतलब है, एक मान लो मेरे पास एक क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है -5 कूलम, और एक और है +5 कूलम। अब ध्यान से देखें इसे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब विपरीत प्रकृति है, जाति अलग है। तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, विजातीय। कैसे, विजातीय आवेश। अच्छे से समझ में आया होगा। जिनकी नेचर एक जैसे हैं उनको सजातीय, और जिनके नेचर अपोजिट हैं यानी अलग अलग हैं उनको क्या कहेंगे मेरे भाई, विजातीय। ठीक, अगली बात एक और कही गई है, यहाँ ध्यान से, इसे मैं समझाऊंगा अभी आपको, ध्यान से समझें। सजातीय आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण लगता है। इसे भी ध्यान से समझें। अब मैं एक बात कहूँ, इसको बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से समझें। देखो, और समझ में भी आपके आ जाएगा। देखो क्या है बात, जो सजातीय हैं यानी एक जैसी जाति के हैं, उनके मध्य कैसा लगता है, उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा लगता है, प्रतिकर्षण। कैसे, देखो ये मेरे पास एक गोला है, इसके पास क्या है,
-3 कूलाम। एक और मेरे पास ये गोला है, इसके पास है -3 कूलाम या -5 भी हो सकता है, मतलब वो कैसा माइनस वाला, सजातीय के लिए बता रहा हूँ मैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। -3 कूलाम इसका मतलब है माइनस चार्ज है। कैसा चार्ज है मेरे भाई? माइनस चार्ज। इस पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ज़्यादा हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अधिक। कैसे हैं मेरे भाई? अधिक। और इस पर भी इलेक्ट्रॉन कैसा है? -5 कूलाम। तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अधिक हैं। अब इस पर भी वो चीज़ ज़्यादा है, इस पर भी वो चीज़ ज़्यादा है। अब इन दोनों को अगर हम पास लाने की कोशिश करेंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अगर एक इस पर इलेक्ट्रॉन कम होते तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको देने का प्रयास करता, ये उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता? कंज्यूम करने का प्रयास करता। तो इन दोनों के बीच में क्या लगता? आकर्षण। अभी कैसा लगेगा मेरे भाई? प्रतिकर्षण लगेगा, क्योंकि किसी को भी किसी की आवश्यकता नहीं है। इनमें से किसी दोनों को किसी की आवश्यकता भी नहीं है, इसीलिए इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। और बात करें इसकी कि ये माइनस वाला है और ये कैसा है? प्लस वाला है। तो एक पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? इसको ये गोले हैं दो, एक पर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ज़्यादा है, एक पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो उनके बीच कैसा लगेगा मेरे भाई? आकर्षण। कैसा? आकर्षण। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। ये इन इलेक्ट्रॉनों को त्यागना चाहता है मेरे भाई, और ये उनको ग्रहण करना चाहता है। तो इसीलिए इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक। अब यहाँ तक बात थी आवेशों की। अब आवेश पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। आवेश की परिभाषा, आवेश के गुण, आवेश का भूमिका, जो सब कुछ था वो मैंने यहाँ अब तक क्लियर कर दिया है। आवेश के बाद अगला जो टॉपिक है मेरे भाई वो है कूलाम का नियम। कौन सा टॉपिक है? कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम में आप ध्यान से देखें तो कूलाम के नियम में क्या है कि कूलाम ने क्या किया था कि दो आवेश जो स्थिर हों, कैसे हों? स्थिर हों, उनके बीच में जो बल लगता है उस बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए इन कूलाम साहब ने एक नियम दिया था। एक नियम के थ्रू इन्होंने अपनी बात कही थी। इन्होंने ये सिद्ध किया था कि कितने और कितने आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा। भाई ये तो आपको पता है मेरे भाई कि आवेशों के बीच बल लगता है। बल या तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, पर हाँ इतना हम कह सकते हैं बल ज़रूर लगता है। बल तो लगेगा, बल लगेगा, या तो कैसा हो? आकर्षण या प्रतिकर्षण। लेकिन इन कूलाम महोदय साहब ने ये भी बता दिया था कि बल आखिर लगेगा कितना, बल आखिर कितना लगेगा। तो क्या नियम दिया था इन्होंने? ध्यान से देखें। किन्हीं दो आवेशों के लिए दिया था। किन्हीं दो स्थिर वैद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने एक बात कही थी कि इन दोनों आवेशों के मध्य गुणनफल के दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दो आवेश मैंने क्या माने यहाँ? एक आवेश Q1 माना है, ये आप लिखे में देख सकते हो, ये Q2 माना है, और एक दूसरे से निर्वात में रखे हैं, निर्वात अवायु में R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R पर। तब कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम ने क्या कही है बात? कूलाम ने ये बात कही है यहाँ कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। एक बात तो ये कही है, यानी Q1 और Q2 के गुणा के तो कैसा है? ये समानुपाती है। दूसरी बात तो कही है F प्रोपोर्शनल 1/r²। दूसरी बात कही है कि इनके बीच की जो बीच की दूरी है वहाँ ये Q1 ये Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी? R। ये जो दूरी है R, इसके कैसा है? वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रम के। अब मैं एक बात बताऊँ तुम्हें मेरे भाई, ध्यान से एक चीज़ समझें कि ये जो चीज़ है इन दोनों इक्वेशंस का समीकरण 1 और 2 का मिलाओगे तो F जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, जो ऊपर वाली सभी चीज़ों को ऊपर ले लेते हैं और नीचे वाली सभी चीज़ों को नीचे, जैसा कि हमने यहाँ किया है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मेरे भाई हमें नियतांक की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट की आवश्यकता होती है बराबर बनाने के लिए। तो हमने यहाँ क्या किया है? हमने इस लाइन में ध्यान से देखें, F बराबर करने के लिए हमने क्या स्मॉल की लगाया, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जो किसके बराबर होता है? 1/4πε0, जिसका मान जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 9 × 10⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसके बारे में भी आप ध्यान से समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। फिलहाल आप इसे समझो कि क्या है कि यहाँ नियतांक है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर कूलम स्क्वायर, सॉरी। अब इस के का मान मैंने यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है ना, के इक्वल टू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ मैंने इसमें रख दिया है और ये फाइनल कूलम के नियम का फॉर्मूला हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कही यहाँ देखो, एक चीज़ कही गई थी, आप ध्यान से फिर से एक बार और पढ़ के देखें कि माना दो स्थिर वैद्युत आवेश, माना दो स्थिर वैद्युत आवेश कहाँ, निर्वात या वायु में, कहाँ, निर्वात या वायु में रखी हैं। तो ये केवल निर्वात या वायु के लिए था, किसके लिए था ये फॉर्मूला निर्वात या वायु के लिए, ये वाले। अब अगर निर्वात या वायु में न रखे हों तो क्या होता है, तो फिर फॉर्मूला में थोड़ा बदलाव होता है। वो क्या होता है, या देखो जैसे आप पढ़ सकते हो, यदि आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, माध्यम का मतलब किसी ऐसे मीडियम में रखो, मान लो के परावैद्युतांक मतलब है ये बल थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। कब, जब इन आवेशों को आप तेल में रखो या पानी में रखो या किसी ल्यूब्रिकेंट अदर ऑयल्स में रखो, किसी में भी रखोगे तो ये के का मान घट जाता है। वो कितना घटता है, कैसे घटता है, उसे आप देख सकते हो। एक वैल्यू होती है उस माध्यम की, जैसे तेल के लिए कुछ अलग होती है, वो अभ्रक के लिए कुछ अलग होती है, तो वो आपको न्यूमेरिकल में दे देगा, उसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। फिलहाल आपको ये समझना है कि कितना घट जाता है। तो नया जो एफ डैश है वो F/K के बराबर होता है, किसके बराबर, F/K, यानी उस परावैद्युतांक के माध्यम का परावैद्युतांक का उसमें भाग दे देंगे पहले वाले बल में, तो हमें नया वाला बल हमें मिल जाता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। यहीं तक आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता तक, उसे आप और देखें। मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो देखो एक बात मैंने फिर आपको देखो एक समझना होगा। मेरे पास एक आवेश है प्लस Q, भाई Q से ही व्यक्त करने हैं आवेश को। अब है क्या कि इस आवेश के पास, ध्यान से देखें, मैं यहाँ कोई -Q आवेश लाऊं और एक यहाँ लाऊं प्लस Q आवेश, प्लस कैपिटल Q मान सकते हैं इसे, Q यहाँ क्या है प्लस Q है ये, और ये एक यहाँ -Q है, एक और यहाँ प्लस Q है। ठीक है, कैपिटल बना दिए मैंने ये। अब क्या करूँ, क्या मुझे बताइए, ये आवेश इसको क्या नहीं करेगा, प्रतिकर्षित नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। और सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता ही मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये इन दोनों को देखें तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये दोनों विजातीय आवेश हैं और विजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अब क्या है कि इसकी भी कुछ रेंज होती है, ये बल लगने की क्या है, एक सीमा होती है, यानी कुछ कवरिंग एरिया होता है जहाँ तक ये क्या करता है, अपना फोर्स दूसरे आवेश पर अप्लाई करता है, दूसरे चार्ज पर। पहला चार्ज एक निश्चित कवरिंग एरिया है, एक सर्टेन कवरिंग एरिया है, वहीं तक ही अपना फोर्स क्या कर पाता है, इसका इफेक्ट डाल पाता है। वही एरिया क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा से फिर समझ में आ जाएगा। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यही बात तो मैंने बताई थी, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी जैसे मैंने बताया था कि यानी वो एरिया इस आवेश के कारण, यानी कोई दूसरा आवेश जिस एरिया में जहाँ तक अपने बल का ये जिस पर प्रभाव दिखाएगा, दूसरे चार्ज पर अपने बल का ये जहाँ तक जिस एरिया में होकर ये प्रभाव दिखाएगा, उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। भाई अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सरल टॉपिक था। अब आप एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मैग्नेट को देखें, चुंबक को देखें। एक चुंबक एक सर्टेन एरिया से होकर ही सराउंडिंग एक सर्टेन एरिया से भी दूसरी मैग्नेट पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, एक फोर्स लगाती है। वही एरिया उसका क्या कहलाता है, वहाँ उसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वहाँ उसका एरिया क्या होता है, मान लो एक मैग्नेट है तो ये अपने चारों ओर कुछ एरिया में दूसरी मैग्नेट पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई कर सकती है। उस एरिया को वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चुंबक के द्वारा उत्पन्न किया गया। लेकिन यहाँ इसको क्या कह रहे हैं मेरे भाई, इस जगह पर यहाँ से वैद्युत क्षेत्र कह रहे हैं, क्योंकि ये
आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण? आवेश के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अब मैं एक बात फिर आपको बताऊं, ध्यान से फिर देखें, थोड़ा जल्दी बताता हूं। एक ये प्लस क्यू आवेश है, यहाँ से मैं एक चीज़ देखूं, ध्यान से देखो, एक बिंदु मेरा यहाँ है कोई प्लस क्यू, और एक दूसरा कोई और दूसरा आवेश यहाँ है, वो है प्लस क्यू, वो भी प्लस क्यू है। अब मुझे बताओ किस पर बल ज़्यादा लगेगा? तो कूलाम ये कहता है कि दूरी बढ़ने पर बल घटता है और दूरी घटने पर बल बढ़ता है। तो ये निकट है इसके। भाई आप मैग्नेट से भी देख सकते हो, मैग्नेट के पास जब मैग्नेट होती है तो वो ज़्यादा बल लगाती है, और मैग्नेट से जब दूर मैग्नेट होती है तो वो कम बल लगाती है। तो हम कह सकते हैं फील्ड तो ये भी है और ये भी है, लेकिन इस जगह पर फील्ड ज़्यादा है और इस पर कैसा है? कम है। तो फील्ड की जो माप है, यानी फील्ड की जो सर्टेन मीजरमेंट है, वही क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस माप को, इस यानी इस मीजरमेंट को हम किसके हिसाब से करते हैं? किससे मापते हैं इसको? इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स से, बल से। तो यही बात तो कही गई है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, यानी बल जितना ज़्यादा होगा वैद्युत क्षेत्र उस जगह पर उतना ही ज़्यादा होगा। तो लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। वेक्टर क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये क्या है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। और तुम पता 11 में आपने पढ़ा होगा 11th में कि वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं? इसके ऊपर एरो लगाकर, इसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहाँ क्यू क्या है? क्यू मेरे भाई परीक्षण आवेश है। क्या है? परीक्षण आवेश। क्यू क्या है? ये परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट सॉरी। एफ वेक्टर क्या है? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। अब अगर आप ध्यान दें, इस फिर एक बार और देखें, ये क्यू है, अब क्यू नॉट यहाँ रखा था इस जगह पर, अब क्यू नॉट को मैं यहाँ ले आऊँ तो बल ज़्यादा लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस जगह पर इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है और इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता माप है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के आधार पर ही की जाती है, जिससे किस फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। अब बात आती है किसकी? मात्रक की। किसकी बात आती है? मात्रक की। सॉरी, इसमें मात्रक नहीं लिखा है तो मात्रक और बताता हूँ। देखो, बल का मात्रक होता है मेरे भाई न्यूटन, और क्योंकि ये इसके भाग में है तो प्रति, और क्यू नॉट का मात्रक, क्यू क्या है? आवेश है मेरे भाई, और आवेश का मात्रक मैंने पहले ही बताया था क्या है? कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा, जो यूनिट होगा, वो क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ध्यान से इसे समझ लें, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। इसके बाद आप एक चीज और देखें, परीक्षण आवेश की बात आई थी। यहाँ किसकी बात आई थी? परीक्षण आवेश की। परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ एक अत्यंत अल्प धनावेश होता है, ऋणावेश भी हो सकता है, वैसे यूजुअली धनावेश लिया जाता है। एक अत्यंत अल्प धनावेश होता है, अल्प धनावेश, बहुत छोटा धनावेश, जो वैद्युत क्षेत्र जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्योंकि आपको पता है वैद्युत क्षेत्र क्या, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी जो दिशा है वो परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा द्वारा ही ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, अगली बार फिर बढ़ेंगे। तब तक के लिए घर रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड थैंक यू।